सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ना शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपकलज के अनुप्रयोग, और उसका भी पहला पार्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्शी एवं अभिलंब। तो स्पर्शी और अभिलंब, इसकी जहाँ तक बात है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत कॉन्सेप्ट काम आते हैं। तो एक बार थोड़े उनको भी देखते हैं, फिर आगे अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। स्पर्शी और अभिलंब। स्पर्शी और अभिलंब जो कैलकुलस में आप पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट काम आता है कि dy बाई डी एक्स का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। और ये आप पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंशियबिलिटी के साथ, अपकलन के साथ। dy बाई डी एक्स का ज्यामितीय अर्थ क्या है? y बराबर fx कोई कर्व दे रखा है, इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं आप, पॉइंट P, और P पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें, स्पर्शी बना दें। तो ये P पॉइंट सपोज x1, y1 है। तो वक्र y बराबर fx के बिंदु P x1, y1 पर स्पर्शी की प्रवणता इस बिंदु पर वक्र के dy बाई डी एक्स के बराबर होती है। यानी कि dy बाई डी एक्स एट P बराबर वक्र y बराबर fx के बिंदु P पर खींची स्पर्शी की प्रवणता। अगेन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P is equal to the slope of tangent at point P to the curve y equal to fx। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, बस इसको काम में लेंगे। बाकी ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं वो काम में आते हैं। ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट है वो सभी को पता है, 11th में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार कुछ मैं रिपीट कर देता हूँ। बिंदु x1, y1 से जाने वाली किसी रेखा का समीकरण। अगेन इक्वेशन ऑफ एनी लाइन passing through the point P x1, y1 is given by minus y1 equal to m times x minus x1। कोई भी बिंदु है P x1, y1, उससे जाने वाली किसी भी रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1। इसके साथ साथ दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, बिंदुओं P x1, y1 और Q x2, y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P x1, y1 एंड Q x2, y2 इज गिवन बाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसकी सहायता से आप ये भी लिख सकते हैं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P x1, y1 एंड Q x2, y2 V। यानी बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। अभी तो आपने देखा था x1, y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर स्लोप m टाइम्स x माइनस x1। x1, y1 से जाने वाली किसी भी रेखा का समीकरण तो ये होता है। अगर यहाँ m की वैल्यू आ जाए, प्रवणता आ जाए तो आ जाएगा, लेकिन x1, y1 और x2, y2 से जाने वाली रेखा की प्रवणता आप जानते हैं वो क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपका x1, y1 और x2, y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण हो गया। तो ये आपके छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, और जो भी काम आएगा वो फिर अपन आगे देखते हैं। अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सपोज गिवन कर्व इज y इक्वल टू fx एंड वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 टू द गिवन कर्व। मान लेते हैं कि माना दिया वक्र y बराबर fx है, और y बराबर fx के बिंदु x1, y1 पर स्पर्शी का समीकरण आपको लिखना है। ये कर्व y इक्वल टू fx हो गया, और इस पर एक पॉइंट दे रखा है P पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x1, y1। x1, y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण तो आप जानते हैं, x1, y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर प्रवणता टाइम्स x माइनस x1। तो यहाँ क्या है, यहाँ x1, y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। ये आप कैलकुलस से जानते हैं कि वक्र y बराबर fx के बिंदु P पर स्पर्शी की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P टू द कर्व y इक्वल टू fx इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो इक्वेशन की आपका पॉइंट है और रेखा की प्रवणता है, तो लिख सकते हैं, बस यही लिख देते हैं। वक्र y बराबर fx के बिंदु P x1, y1
पर स्पर्शी की समीकरण या स्पर्शी का समीकरण। x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखने के लिए क्या चाहिए आपको? इसकी प्रवणता की आवश्यकता है। आप स्पर्शी लिखना चाह रहे हैं, स्पर्शी की प्रवणता आपको पता है कि उस बिंदु पर डेरिवेटिव है वही स्पर्शी होती है, तो स्पर्शी का समीकरण लिख दिया आपने। y माइनस y1 बराबर m, m मीन्स dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P इंटू x माइनस x1। तो ये स्पर्शिका का समीकरण आ गया आपका। इसी को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। स्पर्शिका का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वक्र y बराबर fx के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, और यू कैन से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1 टू द कर्व y इक्वल टू fx इज गिवन बाई y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx टाइम्स x माइनस x1। यही अपन पहले देख रहे थे, वो दोबारा लिख दिया है। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं आप। एग्जाम्पल 1, वक्र y स्क्वायर बराबर 8x के बिंदु 2, -4 पर खींची स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट 2, -4 टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अभी आपको पता है टेंजेंट लाइन या कोई भी लाइन लिखने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? एक पॉइंट और उसकी स्लोप। पॉइंट तो दे रखा है, स्लोप नहीं है, लेकिन ये तो स्पर्शी की समीकरण निकालनी है। और स्पर्शी आप जानते हैं, जिस बिंदु पर स्पर्शी लेना हो उसकी प्रवणता किसके बराबर होती है? उस बिंदु पर dy बाई dx के बराबर। तो बस दिए वक्र को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। दिए वक्र y स्क्वायर बराबर 8x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग गिवन कर्व विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2 बाई dy बाई dx इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज 2 से 2 कैंसिल हो गया। dy बाई dx बराबर आ गया 4/y। ये आपकी प्रवणता हो गई। लेकिन आपको कहाँ चाहिए? 2,4 पर। 2,4 नहीं, 2,-4। 2,-4 पर dy बाई dx कितना हो गया? y की वैल्यू है -4, वो रख दी। 4/-4 यानी कि -1। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट, अभिष्ट स्पर्शी का समीकरण। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट किस पॉइंट पर थी? 2,-4 पर। तो यही लिख देते हैं आप। y माइनस ऑफ -4 दिस इक्वल टू स्लोप -1 इंटू x माइनस 2। x वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं आप, तो -x प्लस x हो गया, प्लस y, ये +4 यहाँ है और +2 वहाँ है, तो कितना हो गया? ये +2 बराबर 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। वक्र y स्क्वायर बराबर 8x के बिंदु 2, -4 पर खींची गई स्पर्शी का समीकरण x + y + 2 बराबर 0 हो गया। ऑप्शन दे रखे हों तो पॉइंट से चेक भी करा सकते हैं कई बार। अगर एक ही ऑप्शन वाली रेखा सेटिस्फाई हो रही है तो वही आंसर आ गया। नन ऑफ दीज नहीं होने चाहिए, और बाकी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा y बराबर fx के किसी बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण। अगर इसकी जगह पैरामेट्रिक कर्व दे रखा हो तो उस पर भी निकाल सकते हैं आप। अब आता है टेंजेंट लाइन टू ए पैरामेट्रिक कर्व, प्राचलिक वक्र पर स्पर्शिका का समीकरण। प्राचलिक वक्र कौन सा होता है? सपोज गिवन कर्व x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t और y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t है। ये गिवन कर्व है और आपसे कहा पॉइंट t पर या t बराबर 1 पर स्पर्शी का समीकरण लिखें। तो स्पर्शी का समीकरण तो आप जानते हैं क्या होता है? y माइनस y1 बराबर dy बाई dx टाइम्स x माइनस x1। तो पहले यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx क्या होता है? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt कितना है अपने पास? मान लिया आपने dy बाई dt y डैश लिख दिया और dx ओवर dt को x डैश लिख दिया। तो अब बिंदु t पर स्पर्शी का समीकरण क्या आएगा? y माइनस y1। y1 कौन सा है यहाँ? ये जो दे रखा है y माइनस 5t दिस इक्वल टू y डैश अपॉन x डैश इंटू x माइनस फंक्शन ऑफ t। तो जो भी कर्व होगा उससे dy बाई dx निकालेंगे और उसी फॉर्मूले में रख देंगे।
वही लिख दिया दोबारा से, वक्र x बराबर एफ टी, वाई बराबर जी टी के बिंदु टी पर स्पर्शिका का समीकरण। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, बाई माइनस बाई वन वो तो हो गया आपका जी टी बराबर डी वाई बाई डी एक्स, वो आपने लिखा था बाई डैश अपॉन एक्स डैश इंटू एक्स माइनस एफ ऑफ टी। तो ये वक्र x बराबर फंक्शन ऑफ t कॉमा y बराबर फंक्शन ऑफ t के बिंदु t पर स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। बाई माइनस बाई वन के लिए पॉइंट gt लिख दिया और बराबर डी वाई बाई डी एक्स आ गया बाई डैश अपॉन एक्स डैश ब्रैकेट x माइनस एफ टी। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल, राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी टू द कर्व x इक्वल टू a cos t कॉमा y इक्वल टू a sin t। वक्र x बराबर a cos t कॉमा y बराबर a sin t के बिंदु t पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो पहले तो आप dy बाई डी एक्स लिख दें, सिंस dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी यहाँ से लिख दिया, y बराबर a sin t है तो dy बाई डी टी a cos t हो गया, और नीचे dx ओवर डी टी, एक्स बराबर a cos t तो dx ओवर डी टी हो गया माइनस a sin t, यानी कि ये माइनस कॉट ऑफ t आ गया। तो t पर स्पर्शी का समीकरण देखते हैं, बाई माइनस बाई वन के स्थान पर आ गया a sin t बराबर डी वाई बाई डी एक्स के क्या है माइनस कॉट t, तो उसको लिख दिया आपने माइनस कॉस ऑफ t अपॉन साइन टी इंटू एक्स माइनस एक्स वन के लिए आ गया a कॉस ऑफ टी। साइन टी नीचे दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बाई साइन टी माइनस a साइन स्क्वायर टी, राइट साइड में हो गया माइनस एक्स कॉस ऑफ टी माइनस माइनस प्लस a कॉस स्क्वायर टी। एक्स वाई वाली टर्म एक साथ ले ली, बाकी अपोजिट साइड, तो एक्स वाली टर्म आ गई आपके पास एक्स कॉस ऑफ टी प्लस बाई साइन ऑफ टी, कांस्टेंट टर्म राइट साइड में ले गए आप a कॉस स्क्वायर टी प्लस a साइन स्क्वायर टी, a कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 हो जाएगा तो a। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई एट पॉइंट t। जो प्राचलिक वक्र दे रखा था उसके t बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण बिल्कुल आसान है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ही फॉर्मूला काम में ले रहे हैं अपन। कौन सा फॉर्मूला, बिंदु x1 y1 से जाने वाली किसी रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर m टाइम्स x माइनस x1। यहाँ रेखा की बजाय क्या है, स्पर्शरेखा है, और स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या होती है, जिस बिंदु पर खींचनी है उस बिंदु पर डी वाई बाई डी एक्स, तो बस वो डी वाई बाई डी एक्स का मान लिख दिया और ये आ गई। एक क्वेश्चन और एग्जाम वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रेखा y बराबर 4x माइनस 5 वक्र y स्क्वायर बराबर पी एक्स क्यू प्लस क्यू के बिंदु 2,3 पर स्पर्शरेखा हो, तब पूछा है आपसे क्या आएगा। इफ y इक्वल टू 4x माइनस 5 इज ए टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स क्यू प्लस क्यू एट पॉइंट 2,3 देन वैल्यूज ऑफ p एंड q, p और q की वैल्यू पूछी है। तो ये तो आप जानते हैं ये रेखा इसकी स्पर्शरेखा है, स्पर्शरेखा है तो रेखा की प्रवणता ये सपोज नंबर 1 है, तो लाइन नंबर जो 1 की प्रवणता है वक्र 2 से जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा उसके बराबर होगा। तो अपन डी वाई बाई डी एक्स को इसकी स्लोप के इक्वल कर देते हैं, बस उससे ही आ जाए। चूंकि रेखा y बराबर 4x माइनस 5 वक्र नंबर 2 डाल देता हूँ, वक्र 2 के बिंदु P का क्या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,3 पर स्पर्शी है, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 2,3 बराबर हो गया रेखा 1 की प्रवणता, स्लोप ऑफ लाइन 1 यानी डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 2,3 फ्रॉम द कर्व 2 शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन 1। तो लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहाँ साइड में कर दें 2y डी वाई बाई डी एक्स, 2y डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये 3px स्क्वायर। नीचे लिखता हूँ, तो आपने 2,3 पर डी वाई बाई डी एक्स लिखा, x बराबर तो 2 लिख देते हैं, y बराबर 3 लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ 2,3 पर, इधर तो आ गया आपका 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इस साइड क्या आ गया 2 लिखेंगे, 4 3 जा 12p, यानी डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया 2p। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ काम में ले लेते हैं आप। वक्र 2 से डी वाई बाई डी एक्स निकाला, 2,3 पर किसके बराबर आ गया 2p के बराबर, और ये रेखा 1 की प्रवणता के बराबर है। रेखा 1 की प्रवणता दिखाई दे रही है आपको 4, तो वो 4 लिख दिया।
इसका मतलब P बराबर 2 आ गया। और 2,3 पॉइंट का है, कर्व के ऊपर है, इसलिए सेटिस्फाई करेगा। अब P बराबर 2 पहले और चौथे ऑप्शन में दे रखी है, अगर एक ही ऑप्शन में होता तो वही आंसर आ जाता। अब दिए वक्र 2 से उसको सेटिस्फाई करा दिया आपने। कौन सा पॉइंट है? 2,3, x बराबर 2 लिख देते हैं, y बराबर 3 लिख देते हैं, p बराबर 2 लिख देते हैं। q का मान आ जाएगा बाई स्क्वायर यानी कि 9, p की जगह लिख दिया 2, x क्यूब 2 इंटू क्यूब प्लस क्यू, 2 क्यूब इंटू 2 8 इंटू 2 16। तो q बराबर कितना आ गया? q बराबर आ गया 9 माइनस 16 यानी कि -7। तो p और q की वैल्यू आ गई आपकी। कौन सा हो गया? फर्स्ट आंसर आ गया। पहले से ही आंसर लगा रखा है, तो ये p और q की वैल्यू आ गई। देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड 2012 का क्वेश्चन है, एग्जाम वाला क्वेश्चन और बेहद आसान क्वेश्चन। क्या कॉन्सेप्ट काम में लिया आपने कि जो भी वक्र दे रखा है उसके किसी भी बिंदु पर dy/dx का मान उस पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता के बराबर होता है। अब कुछ टेंजेंट और टेंजेंट्स के कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, वो देखते हैं। अक्षों के समांतर एवं लंबवत स्पर्शी के प्रतिबंध, कंडीशन फॉर ए टेंजेंट टू बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट एक्स। अब वही ले लेते हैं, कर्व दे रखा है आपको y बराबर fx, ये कर्व y बराबर fx है। अगर स्पर्शी x अक्ष के पैरेलल है, अगर स्पर्शी x अक्ष के पैरेलल है तो क्या होगा? समांतर रेखाओं की प्रवणता तो आप जानते हैं बराबर होती है, तो इसका मतलब स्पर्शी की प्रवणता क्या हो जाएगी? x अक्ष की प्रवणता के बराबर हो जाएगी। और x अक्ष की प्रवणता क्या होती है? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लिख सकते हैं कि वक्र y बराबर fx के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्शी x अक्ष के समांतर होगी यदि, या कह सकते हैं यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ dy/dx एट p इक्वल टू 0, यानी स्पर्शी की प्रवणता 0 होगी तो ये स्पर्शी x अक्ष के समांतर होगी। उल्टा भी सही है, यदि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है तो जिस बिंदु पर स्पर्शी है उस बिंदु पर dy/dx 0 के बराबर होगा। तो आगे, और अगर ये x अक्ष के लंबवत हो जाता या कह दो y अक्ष के समांतर हो जाता, तब दोबारा देख लेते हैं। अपन केस लेते हैं जब स्पर्शी x अक्ष के लंबवत हो। ये कर्व दे रखा है आपको, कर्व y बराबर fx, ये p पॉइंट हो गया आपका। अब स्पर्शी x अक्ष के लंबवत है, x अक्ष के लंबवत है, x अक्ष के लंबवत यानी कि प्रवणता तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, कह सकते हो इनफाइनाइट होगी। तब क्या होगा यहाँ पर? अब ये होगा वक्र y बराबर fx के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्शी x अक्ष के लंबवत होगी यदि, या आप यदि और केवल यदि भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ dy/dx एट पॉइंट P बराबर 1/0, या आप कह सकते हैं dx/dy बराबर 0। उस बिंदु पर dx/dy कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक ही कॉन्सेप्ट काम आ रहा है कि स्पर्शी की प्रवणता dy/dx के बराबर होती है। यदि x अक्ष के समांतर है तो dy/dx x अक्ष की प्रवणता के बराबर कर दिया। x अक्ष के लंबवत है तो वो यानी कि y अक्ष के समांतर है, y अक्ष की प्रवणता होती है इनफाइनाइट 1/0, तो वो 1/0 के बराबर लिख दिया, ये आ गया। अगर दोनों अक्षों से समान कोण बनाती हो, अब इस तरह से स्पर्शी देते हैं आप, ये y बराबर fx कर्व हो गया, ये दोनों अक्षों से बराबर झुकी हो, बराबर झुकी होगा तो एंगल कितना होगा? इस केस में ये एंगल बनेगा आपका 135 डिग्री। और अगर इस तरह से हो जाता कर्व, अब आपके दोनों कोण बराबर हैं तो एंगल कितना हो जाता है? ये 45 डिग्री का हो जाता। 45 डिग्री का हो जाता तो उसकी प्रवणता कितनी हो जाती? फिर प्रवणता 1 हो जाएगी। तो यहाँ dy/dx -1 के बराबर होगा। इस केस में ये P पॉइंट है, dy/dx एट पॉइंट P टेंजेंट 135 -1 के बराबर होगा। और यहाँ dy/dx एट पॉइंट P ये 1 के बराबर होगा। तो फाइनली आप याद करके रखेंगे, यदि वक्र y बराबर fx के किसी बिंदु पर स्पर्शी दोनों अक्षों से समान झुकी हो तो उसकी प्रवणता या तो 1 होगी या -1 होगी। ये आप इसको लिख सकते हैं, dy/dx आइदर 1 और -1, दोनों केस आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं।
अब आ गया स्पर्श रेखा के किसी द्विरेखा के समांतर एवं लंबवत होने का प्रतिबंध। कंडीशन दैट टेंजेंट लाइन बी पैरेलल और परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो किसी रेखा के। अब जैसे दोबारा से देखते हैं आप, ये कर्व ले लिया आपने, ये कर्व दे रखा है और इसके किसी पॉइंट पर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये P पॉइंट दे रखा है आपको, टेंजेंट ले ली उस पर। कर्व दे रखा है y बराबर fx, y बराबर fx के किसी बिंदु पर स्पर्शी, और दूसरी रेखा दे रखी है आपको, ये लाइन दे रखी है y बराबर mx प्लस c। y बराबर mx प्लस सी के अगर समांतर है तो आप ये जानते हैं पहले से समांतर रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है, तो दोनों रेखाओं की प्रवणता बराबर होगी। लेकिन स्पर्शी की प्रवणता तो आप जानते हैं, स्पर्शी की प्रवणता क्या है बिंदु P पर, उस बिंदु पर dy/dx का मान। और जो रेखा दे रखी है y बराबर mx प्लस सी, इसकी प्रवणता क्या है, इसकी प्रवणता m है। तो इसका मतलब यदि वक्र y बराबर fx के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्शी रेखा y बराबर mx प्लस सी के समांतर हो तो P बिंदु पर dy/dx का मान इसकी प्रवणता m के बराबर होगा। यदि वक्र y बराबर fx के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्शी टेंजेंट रेखा y बराबर mx प्लस सी के समांतर हो, या इस तरह से लिख सकते हैं, यदि हटा दूं यहाँ से, वक्र y बराबर fx के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्शी रेखा y बराबर mx प्लस सी के समांतर होगी यदि और केवल यदि if एंड ओनली इफ dy/dx एट P बराबर स्लोप m, यानी दो रेखाएं समांतर हैं तो दोनों की प्रवणताएं बराबर होती हैं। अब जानते हैं बहुत समय से, अगर दोनों की प्रवणताएं बराबर हैं तो स्पर्शी और रेखा समांतर है, और उल्टा भी सही है। यदि वक्र के बिंदु P पर स्पर्शी रेखा y बराबर mx प्लस सी के समांतर है तो उसकी dy/dx मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx रेखा की प्रवणता m के बराबर होगी। दोनों चीज़ें सही हैं, ये समांतर के लिए लिखा। इसी तरह से अपन लंबवत के लिए भी लिख लेते हैं। लंबवत के लिए देखते हैं, वही वक्र है पहले वाला, वक्र y बराबर fx। अब वक्र y बराबर fx के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्शी रेखा y बराबर mx प्लस सी के लंबवत है। ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जानते हैं कि दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर हो, तो यही यहाँ हो जाएगा। स्पर्शी की प्रवणता क्या है dy/dx और रेखा की प्रवणता क्या है m, और दोनों कैसी हैं एक दूसरे के लंबवत, तो दोनों की प्रवणताओं गुणनफल -1 के बराबर रख देंगे आप। वक्र y बराबर fx के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्शी रेखा y बराबर mx प्लस सी के लंबवत होगी यदि m इंटू dy/dx एट पॉइंट P बराबर -1, या आप कह सकते हैं dy/dx एट पॉइंट P दिस इक्वल टू -1/m। यानी जिस बिंदु पर स्पर्शी है उस बिंदु पर dy/dx का मान रेखा की प्रवणता के रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन के बराबर होगा, व्युत्क्रम और नेगेटिव। तो इस तरह से कोई भी वक्र दे रखा है y बराबर fx, उसके किसी बिंदु पर स्पर्शी रेखा y बराबर mx प्लस सी के समांतर है, तब P बिंदु पर dy/dx m के बराबर होगा। और यदि P बिंदु पर स्पर्शी इस रेखा के लंबवत है तो P बिंदु पर dy/dx -1/m के बराबर होगा। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट हैं, ज्योमेट्री के ही कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लेते हैं इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्स एच बाई द टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा द्वारा निर्देशीय अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड। वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है आपके पास। अब आपको ये पता करना है कि इसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड कितने होते हैं, उनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं। जैसे ये कर्व दे दिया आपको, और जैसे ये कर्व दे दिया y बराबर fx, और y बराबर fx के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्शी ड्रॉ कर दी। वो स्पर्शी x अक्ष को तो मिलती है a पॉइंट पर,
और बाई अक्ष को मिलती है बी पॉइंट पर। तो एक्स इंटरसेप्ट कौन सा हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ तो हो जाएगी ओ ए और बाई इंटरसेप्ट की लंबाई हो जाएगी ओ बी। तो पहले तो पी पॉइंट पर टेंजेंट लिख लें, वो पहले से बताया आपको। फिर टेंजेंट और एक्स अक्ष का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, वो ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएं। जो ए का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही ओ ए की लंबाई के बराबर होगी। और इसी तरह से बी के कोऑर्डिनेट लिख लें। बी के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, टेंजेंट लाइन और बाई अक्ष की समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। बाई अक्ष की समीकरण और दोनों को सॉल्व करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो कैपिटल बी पॉइंट का जो बाई कोऑर्डिनेट होगा वही ओ बी की लंबाई होगी। तो देखो लिखते हैं, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी x1 by 1 टू कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु P x1 by 1 पर स्पर्शी का समीकरण। ये क्या होता है, y माइनस बाई वन बराबर dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P इंटू एक्स माइनस x1। ये नंबर 1 लिख दिया आपने। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष का समीकरण। एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, ये नंबर 2 ले ली। और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का समीकरण होता है x बराबर 0, ये नंबर 3 हो गई। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 है। अब एक्स अक्ष और टेंजेंट लाइन दोनों को सॉल्व करें तो ए के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं आप। फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की प्रोसेस में y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। 1 व 2 से y की वैल्यू रख दी वहाँ 0 माइनस बाई 1 बराबर डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P इंटू एक्स माइनस x1। तो डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड ले आते हैं, तो आ गया माइनस बाई 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी एक्स ओवर डी वाई आ गया बराबर x माइनस x1। तो इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, x1 माइनस बाई 1 इंटू डी एक्स ओवर डी वाई आ गया। यानी कि जो a पॉइंट दे रखा है उसका x कोऑर्डिनेट आ गया। और a पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है देखें दोबारा से, जो a पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट आएगा, y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, जो x कोऑर्डिनेट आएगा वही है, तो OA की लंबाई आएगी, तो वो OA की लेंथ आ गई। अब आप 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। अब 1 और 3 में क्या है, 3 का समीकरण है x बराबर 0, तो x बराबर 0 यहाँ रख देते हैं। बाई माइनस बाई 1 बराबर डी वाई बाई डी एक्स एट P ब्रैकेट x माइनस x1, x बराबर 0 रखते हैं। अब 1 व 3 से बाई माइनस बाई 1 बराबर डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P इंटू 0 माइनस x1। अब 0 तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y बराबर आ गया, इस बाई 1 को राइट साइड में ले आते हैं, बाई 1 माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कैपिटल बी पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट आ गया। बाई कोऑर्डिनेट आ गया तो यही लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आ गई, यानी ये ओ बी आ गया और ये ओ ए आ गया। इन्हीं को अपन लिख लेते हैं, ओ ए और ओ बी। ओ बी तो हो गया बाई 1 माइनस x1 डी वाई बाई डी एक्स, और ओ ए हो गया x1 माइनस बाई 1 डी एक्स ओवर डी वाई। ये आपको याद करके रखने हैं। तो कोई भी कर्व हो y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स के बिंदु P x1 बाई 1 पर स्पर्शरेखा x अक्ष को कैपिटल A पर, y अक्ष को कैपिटल B पर मिलती हो, तो OA बराबर तो आता है x1 माइनस बाई 1 डी एक्स ओवर डी वाई, और OB बराबर आता है बाई 1 माइनस x1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसी को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं हम। स्पर्शरेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड। वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु P x1 बाई 1 पर खींची स्पर्शी द्वारा x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। अगेन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन x एक्सिस बाई द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P x1 बाई 1 टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज OA बराबर x1 माइनस बाई 1 इंटू डी एक्स ओवर डी वाई एट द पॉइंट P। ये P पॉइंट पर है। ग्राफ आपको पहले बना ही दिया था। तो इस तरह से ये x अक्ष पे इंटरसेप्ट जो आएगा वही आपकी टेंजेंट की लेंथ हो गई। इसी तरह से y अक्ष पे उसको एक बार और पढ़ लेते हैं। वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु P x1 बाई 1 पर खींची स्पर्शी द्वारा
बाई एक्स पर काटे गए अंतखंड की लंबाई। द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन बाई एक्सिस बाई द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी x1 by 1 टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन बाई ओ बी इक्वल टू बाई 1 माइनस x1 इंटू डी बाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी। ये P पॉइंट पर डी बाई बाई डी एक्स है। तो दोनों आपको लर्न करके रखना है। आसान सा प्रूफ था, वो आपने कर ही लिया। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। वक्र y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के बिंदु 1,3 पर खींची स्पर्शी द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतखंडों की लंबाई ज्ञात करो। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एक्स एज बाई द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट 1,3 टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो देखें फॉर्मूले तो आपको पता ही है, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं आप यहाँ से। तो सीधे सीधे डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 4x प्लस 3। देयरफॉर बिंदु 1,3 पर डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपके पास 4 इंटू 1 प्लस 3 7 आ गया। तो एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है उसकी लंबाई आपको याद है, वो ओ ए के बराबर लिखा था। बाई एक्सिस पे ओ बी था, तो पहले ओ बी लिख देते हैं। ओ बी यानी बाई एक्स पर अंतखंड कितना है बाई 1 3 माइनस x1 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स 7 यानी कि माइनस 4 आ गया। लंबाई तो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो माइनस 4 क्या बता रहा है, माइनस डायरेक्शन को बता रहा है। लेंथ तो हमेशा 4 होगी, लेकिन डायरेक्शन यानी कि वो नेगेटिव साइड में है। ये बाई एक्सिस से लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हो गई, नीचे होगी। और एक्स एक्सिस से ओ ए ये आएगा x1 माइनस बाई 1 इंटू डी एक्स ओवर डी वाई। डी एक्स ओवर डी वाई क्या आएगा 3/7 यानी कि ओ ए बराबर ये 4/7 आ गया। तो ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ गया और ये बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ गया। यानी बाई एक्सिस की तो नेगेटिव साइड में होगी, नेगेटिव साइड यानी कि ओरिजिन से नीचे, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड और ओरिजिन के राइट साइड में होगा। तो इस तरह से ये किसी वक्र के दिए बिंदु पर खींची स्पर्शी द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतखंड की लंबाइयाँ देखी आपने और उस पर एक एग्जाम्पल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, इसके लिए फिर अपन वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फॉर्मूला दोबारा लेते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। ये आप पहले से जानते हैं कि रेखा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 पर 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार लिख रहा हूँ। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 क्या होती है, C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होती है। मॉडुलर साइन लगा देते हैं क्योंकि कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं होती। और अगर x1 y1 पॉइंट से लिखना होता, x1 y1 से डाले गए लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट x1 y1 टू द लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, ये कितनी हो जाती है, ये हो जाती है AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर विद मॉडुलर साइन। मॉडुलर साइन इसलिए लगा देते हैं क्योंकि लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती। और लाइन AX प्लस BY प्लस C के स्थान पर y बराबर MX प्लस C हो जाए तब भी लिख सकते हैं आप। दोबारा लिख देता हूँ, रेखा y बराबर MX प्लस C पर 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई, ये कितना आएगा 0 0 से तो x और y वाली टर्म तो आएंगे नहीं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म आएगा, वहाँ भी ऐसे ही आया था अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। ये 0 0 से रेखा y बराबर MX प्लस C पर डाले गए लंब की लंबाई हो गई। याद करके रखेंगे आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन प्रूफ करते हैं इसको, या ऐसे ही लर्न करके रखते हैं। तो अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है, स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। तो स्पर्श रेखा फिर कर्व वही ले लेते हैं पहले वाला। वक्र y बराबर fx ये बिंदु P x1 y1 पर खींची स्पर्शी पर 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई, इसको सामान्यतः P से व्यक्त कर देते हैं, तो मैं यहाँ P लिख देता हूँ। तो स्पर्शी का समीकरण तो आपको आता है, उसी को लिख लेते हैं।
तो एक बार दोबारा देखते हैं। बाई माइनस बाई वन बराबर डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। ये जो वक्र दे रखा था आपको बाई बराबर एफ एक्स, उसके बिंदु एक्स वन वाई वन पर स्पर्शी का समीकरण है। इसको अपन ऐसा करते हैं, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी रूप में लिख लेते हैं, या बाई तो इधर रहा और ये एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको भी राइट साइड में ले जाते हैं, बाई वन माइनस एक्स वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब ये बाई बराबर एम एक्स प्लस सी फॉर्म हो गई। बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, एम के स्थान पर तो क्या है डी वाई बाई डी एक्स, और सी के स्थान पर क्या है बाई वन माइनस एक्स वन डी वाई बाई डी एक्स। और ये आपने पहले से पढ़ रखा है कि बाई बराबर एम एक्स प्लस सी पर 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस एम स्क्वायर होता है, तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यही लिख देते हैं आप। इतना हो गया सी का मतलब बाई वन माइनस एक्स वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये आ गया। ये 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई आ गई। वक्र बाई बराबर एफ एक्स के बिंदु पी एक्स वन वाई वन पर खींची स्पर्शी पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। कितना आ गया बाई वन माइनस एक्स वन डी वाई बाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले की तरह आ गया। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। वक्र बाई बराबर एफ एक्स के बिंदु पी एक्स वन वाई वन पर खींची स्पर्शी पर 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट एक्स वन वाई वन टू द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स इज स्मॉल पी, ये स्मॉल पी है, बाई वन माइनस एक्स वन डी वाई बाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इन मॉडुलस साइन। तो ये आपका 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला आ गया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। वक्र बाई स्क्वायर बराबर 4x प्लस 2 के बिंदु 2,4 पर खींची स्पर्शी पर 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट 2,4 टू द कर्व बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास इसका, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। दिए वक्र बाई स्क्वायर बराबर 4x प्लस 2 का x के सापेक्ष अपकलन करने पर क्या आएगा, सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दें। बाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स, 4x प्लस 2 का 4, लेकिन आपको तो कहाँ चाहिए 2,4 पर, तो अब 2,4 पर बिंदु 2,4 पर रख देते हैं। 2 इंटू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिस इक्वल टू 4, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 आ गया। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2। तो अब पी की लंबाई ले लेते हैं। स्मॉल पी क्या था 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई, तो क्या था फॉर्मूला बाई वन आ गया आपके पास 4 माइनस एक्स वन 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स 1/2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर 1/4। तो ऊपर तो आ गया 4 माइनस 1 3 और नीचे 1 प्लस 1/4 यानी कि रूट 5/2 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज P इक्वल टू 6 अपॉन रूट 5। तो जो वक्र दे रखा है उसके बिंदु 2,4 पर खींची स्पर्शी पर 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई 6 अपॉन रूट 5 आ गई। तो ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया टेंजेंट टू सम स्टैंडर्ड कर्व्स, कुछ मानक वक्रों पर स्पर्शरेखा। मानक वक्र कौन से हैं? ऐसे कर्व जो अपन 2D में पढ़ के आए, जैसे सर्किल लिया आपने, सर्किल जानते हैं, सर्किल का समीकरण आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। पैराबोला जानते हैं, सर्किल के जो व्यापक वृत्त है उसका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसी तरह पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये जो स्टैंडर्ड कर्व्स हैं उन पर अपन कोऑर्डिनेट की सहायता से भी लिख सकते हैं और कैलकुलस की सहायता से भी लिख सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट टाइप में आते हैं उन पर अपन डायरेक्ट याद कर लेते हैं। कुछ और भी कर्व आते हैं, तो एक तो जैसे कॉनिक हो गया, कॉनिक, सांकप यानी कि वृत्त, पैराबोला, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय, कोई भी हो जाए। या कुछ और कर्व आते हैं जैसे x टू दी पावर m प्लस y टू दी पावर m बराबर a टू दी पावर m, ये एक फिक्स कर्व हो गया।
इस पर जो टेंजेंट लाइन है एक बार प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ करके डायरेक्ट लिख लेंगे। तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, उनकी टेंजेंट अपन डायरेक्ट लर्न करके रखेंगे। प्रूफ करने का मेथड एक ही है। आप जानते हैं कोई भी कर्व हो y बराबर एफ एक्स, उसके बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स टाइम्स x माइनस x1। तो सारे समीकरण जो भी अपन आगे लिखने जा रहे हैं उसी फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, सब आप अपने आप कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन करते ही हैं कुछ कर्व के, तो अपन अब ये कुछ टेंजेंट्स लिखते हैं। कुछ मानक वक्रों पर स्पर्शरेखा, टेंजेंट टू सम स्टैंडर्ड कर्व। सबसे पहले जो भी बात कर रहे थे सांकप की, वही लिख दिया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 टू द कर्व ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। सांकप कांटों पर स्पर्शी वक्र ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी का समीकरण कैसे निकालेंगे। कोई y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1, dy बाई डी एक्स जो कर्व दे रखा है उससे ही लिखेंगे। तो यहाँ अपन इसको याद करके रख लेते हैं, और याद करके रखने की जो प्रक्रिया है वो अभी मैं बताता हूँ, एक बार लिख देता हूँ। तो स्पर्शी का समीकरण क्या आएगा, ये आता है a टाइम्स x1 प्लस h टाइम्स x बाई 1 प्लस बाई x1 प्लस b टाइम्स बाई 1 प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स बाई प्लस बाई 1 प्लस कांस्टेंट बराबर 0। यहाँ पर ने क्या किया, जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें एक्स स्क्वायर, जहाँ भी एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर के लिए एक्स x1 लिख दिया, बाई स्क्वायर के लिए बाई बाई 1 लिख दिया, 2x बाई के लिए x बाई 1 प्लस बाई x1 लिख दिया, और इसी तरह 2x के लिए x प्लस x1 लिख दिया, 2 बाई के लिए बाई प्लस बाई 1 लिख दिया, और जो कांस्टेंट थे वो कांस्टेंट ऐसे कैसे रहने दिया। क्या है, दोबारा से कोई भी कॉनिक दे रखा हो, कोई भी आपको सांकप की समीकरण दे रखी हो और आपको लिखना होगा इस पर टेंजेंट लिखें, तो सांकप के समीकरण में जहाँ एक्स स्क्वायर होगा उसको एक्स x1 से बदल देंगे, बाई स्क्वायर को बाई बाई 1 से बदल देंगे, 2x बाई को x बाई 1 प्लस बाई x1 से बदल देंगे, 2x को x प्लस x1 से बदलेंगे, 2 बाई को बाई प्लस बाई 1 से बदलेंगे, और कांस्टेंट को ऐसे ही रहने देंगे, तो वो स्पर्शी की समीकरण आ जाएगी। इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं आप। ये एग्जाम्पल आ गया, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6y माइनस 4 बराबर 0 के बिंदु 1,3 पर स्पर्शरेखा का समीकरण लिखो। राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,3 टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सीधा लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,3 टू द गिवन कर्व, दिए वक्र के बिंदु 1,3 पर स्पर्शी का समीकरण क्या बताया था, जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ एक्स x1 लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर को लिख दिया x इंटू 1,3 है, बाई स्क्वायर को लिख दिया बाई इंटू बाई 1 यानी कि 3 प्लस 12x, इसको लिखा 6 इंटू 2x, और 2x को x प्लस x1 से बदलना है, तो वो हो गया x प्लस 1 माइनस 6 बाई है, उसको लिखा 3 इंटू 2 बाई, और बाई को लिखा बाई प्लस 3, और कांस्टेंट उसको ऐसे कैसे रख दिया। तो ये स्पर्शी की समीकरण हो गई। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाले पद एक जगह लेते हैं, पहले टर्म में एक्स है और यहाँ से 6x आ रहा है, तो वो कितना हो गया 7x, फिर ये 3 बाई और वहाँ माइनस 3 बाई, तो बाई वाली टर्म कैंसिल हो गई, फिर यहाँ से आ गया 6 माइनस 9 यानी कि माइनस 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 7 आ गया, 7 से भी डिवाइड कर दें तो ये x माइनस 1 बराबर 0। ये जो कर्व दे रखा था उसके बिंदु 1,3 पर स्पर्शी का समीकरण आ गया। तो जब भी किसी कोनिक के बिंदु x1 y1 पर समीकरण लिखनी होगी तो आपको याद करके रखना है, एक्स स्क्वायर के लिए एक्स x1, बाई स्क्वायर के लिए बाई y1, 2x बाई के लिए x बाई 1 प्लस बाई x1, 2x के लिए x प्लस x1, और 2 बाई के लिए बाई प्लस बाई 1, ये लिख देना है, और जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। बस ये लर्न करके रखना है और डायरेक्ट टेंजेंट आ जाएगी।
प्रूफ करना चाहें, प्रूफ का तरीका वही है, y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट इंटू एक्स माइनस x1। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब आ गया वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के बिंदु एक्स ए सेक ऑफ टी कॉमा बी टेन ऑफ टी पर स्पर्शिका का समीकरण लिखो। राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए sec of t माइनस बी टेन ऑफ टी टू द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो सीधा लिख देते हैं स्पर्शिका समीकरण। एक्स स्क्वायर के लिए एक्स x1 लिखना है। x1 क्या है आपके पास, ए सेक टी, तो एक्स इंटू ए सेक ऑफ टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई बाई वन कितना है, बी टेन टी, तो हो गया बी टेन टी अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ए से ए कैंसिल हो गया पहली टर्म में, दूसरी से बी कैंसिल हो गया, ए बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ साथ, तो कितना आ जाएगा ये बी एक्स सेक ऑफ टी माइनस ए बाई टेन ऑफ टी बराबर ए बी। तो ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। तो कॉनिक का आप लर्न करके रखेंगे, जो अभी बताया गया था कि किसको किससे रिप्लेस करना और उसे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अब एक दूसरा मानक वक्र लेते हैं। अब आ गया वक्र एक्स टू दी पावर एम प्लस वाई टू दी पावर एम बराबर ए टू दी पावर एम के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्शिका समीकरण। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1 टू द कर्व एक्स टू दी पावर एम प्लस वाई टू दी पावर एम बराबर ए टू दी पावर एम। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ क्या होता है x इंटू x1 पावर एम माइनस 1 प्लस बाई इंटू बाई वन पावर एम माइनस 1 बराबर ए टू दी पावर एम। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। क्या किया, एक्स टू दी पावर एम को लिख दिया एक्स इंटू x1 पावर एम माइनस 1 और बाई टू दी पावर एम को बाई इंटू बाई वन पावर एम माइनस 1। ए टू दी पावर एम कॉन्स्टेंट है, ऐसे कैसे रहा। प्रूव करने का वही रूटीन तरीका है, उसी से करेंगे। आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बिंदु x1 y1 पर स्पर्शिका समीकरण। अब ये दोनों तरह से कर सकते हैं, कॉनिक की सहायता से भी कर सकते हैं। कॉनिक में बताया था एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से बदलना है, बाई स्क्वायर को बाई y1 से बदलना है, तो वही है। और इसकी सहायता से देखें तो x इंटू x1 पावर m माइनस 1, m क्या है 2, 2 माइनस 1 आ गया, तो वही आ गया फिर x इंटू x1 प्लस बाई इंटू y1 बराबर ए स्क्वायर। आप सर्किल वाले पार्ट से करें, कॉनिक सेक्शन वाले से करें तब भी यही आएगा, इसकी सहायता से करेंगे तब भी यही आएगा। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल 8, वक्र रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए के बिंदु x1 y1 पर स्पर्शिका समीकरण। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1 टू द कर्व अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर रूट ए। अब यहाँ m का मान कितना आ गया, m बराबर 1/2 आ गया, तो m माइनस 1 कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2 आ जाएगा। तो वही लिख देते हैं स्पर्शिका समीकरण। x इंटू x1 पावर माइनस हाफ प्लस बाई इंटू बाई 1 पावर माइनस हाफ बराबर रूट ए, या इसको आप लिख सकते हैं x अपॉन रूट x1 प्लस बाई अपॉन रूट y1 बराबर रूट ए। ये आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। वक्र एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस वाई टू दी पावर 2/3 बराबर ए टू दी पावर 2/3 के बिंदु x1 y1 पर स्पर्शिका समीकरण। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 टू द कर्व x टू दी पावर 2/3 प्लस वाई टू दी पावर 2/3 इक्वल टू ए टू दी पावर 2/3। बिल्कुल वही फॉर्म हो गई। यहाँ m कितना है, m आ गया 2/3, तो देयरफॉर m माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3 माइनस 1 यानी माइनस 1/3 हो जाएगा। तो फिर वही लिख देते हैं स्पर्शिका समीकरण। x इंटू x1 पावर माइनस 1/3 प्लस बाई इंटू बाई 1 पावर माइनस 1/3 बराबर ए टू दी पावर 2/3। या इसको लिख सकते हैं x अपॉन एक्स टू दी पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ x1 प्लस बाई अपॉन क्यूब रूट ऑफ y1 बराबर ए टू दी पावर 2/3। तो ये मानक वक्रों पर स्पर्शी की बात रही। अब एक और पैटर्न रह गया है उसमें, लेकिन आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे। सभी को नमस्कार।
सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलज के अनुप्रयोग। उसमें भी टॉपिक चल रहा है आपका टेंजेंट नॉर्मल, स्पर्शी एवं अभिलंब। पिछली क्लास में आपने किसी वक्र के दिए बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण लिखा, उस स्पर्शरेखा की कुछ विशेष स्थितियाँ देखी, स्पर्शरेखा के द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाई आपने ली, फिर स्पर्शी पर 0 से डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला आपने देखा। फिर अपन कुछ मानक वक्रों पर स्पर्शियाँ लिख रहे थे। आपने सांकप के दिए हुए बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण लिखना डायरेक्ट देखा। फिर इसी तरह से x⁴m + y⁴m बराबर a⁴m के बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी लिखी। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब आप लेते हैं मूल बिंदु से जाने वाले किसी वक्र के मूल बिंदु पर यानी 0 पर स्पर्शी का समीकरण। टेंजेंट एट पॉइंट 0 टू द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बहुत से कर्व आप ऐसे पढ़ते हैं जो मूल बिंदु से पास होते हैं और मूल बिंदु पर ही स्पर्शी लिखने की आवश्यकता होती है। तो कैसे लिखते हैं? जब आपके पास वक्र का समीकरण दे रखा हो, उसमें जो न्यूनतम घात के पद हैं उनको आप 0 के बराबर रख देते हैं। तो इस तरह से वो मूल बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण आ जाता है। अगर आप प्रूफ करना चाहेंगे तो प्रूफ करने का वही मेथड है पहले वाला। किसी भी वक्र के बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी का समीकरण पता है आपको, y - y1 बराबर dy/dx इंटू x - x1। उसी से प्रूफ भी कर सकते हैं। तो अपन जो डायरेक्ट मेथड है उसकी सहायता से लिखते हैं। आप एक बार उस रिजल्ट को और पढ़ लेते हैं। मूल बिंदु से जाने वाले किसी वक्र के 0 पर स्पर्शी का समीकरण वक्र की समीकरण में उपस्थित न्यूनतम घात के पदों को 0 के बराबर रखने पर प्राप्त होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0 टू द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज ऑब्टेन्ड बाई इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म इन द इक्वेशन टू 0। जैसे आप देखते हैं पैराबोला देखते हैं आप, y² बराबर 4ax। आपको पता है पैराबोला कहाँ से पास होता है? मूल बिंदु से पास होता है। इसका फिगर भी आप जानते हैं। ये y² बराबर 4ax का फिगर हो गया। 0 से पास होता है। अब 0 पर यहाँ देखें कौन सी लाइन है जो टच कर रही है इसको? y एक्सिस। तो y एक्सिस ये तो अपन को पता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर इस नियम की सहायता से देखें तो यहाँ से देख सकते हैं वक्र y² बराबर 4ax के बिंदु 0 पर स्पर्शी का समीकरण। क्या लिखा है आपने? समीकरण में जो न्यूनतम घात के पद हैं उनको 0 के बराबर लिख देते हैं। तो न्यूनतम घात का पद तो 4ax है, तो उसी को लिख देते हैं 4ax बराबर 0। दिस इम्प्लाइज x बराबर 0। ये आ गया, यही अपन देख रहे हैं फिगर में, और यही आपका आ गया। इससे और क्वेश्चन देखते हैं आगे। उसी क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। वक्र y² बराबर 4ax के बिंदु 0 पर स्पर्शी की समीकरण, तो वो आप पहले से जानते हैं, फिर लिख देता हूँ एक बार। 4ax बराबर 0, दिस इम्प्लाइज x बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्र x³ + y³ - 3x - 4y बराबर 0 के बिंदु 0 पर स्पर्शी की समीकरण। अब ये कैसे पता पड़ता है कि ये वक्र ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर वक्र में कोई अचर पद नहीं है तो निश्चित रूप से वो ओरिजिन से, मूल बिंदु से पास होता है। यहाँ पर नहीं है। दोबारा पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0 टू द कर्व x³ + y³ + 3x - 4y बराबर 0 इज। न्यूनतम घात के पद ये रहे तो इन्हीं को बराबर रख देते हैं। 3x - 4y बराबर 0। तो ये स्पर्शी का समीकरण आ गया। न्यूनतम घात के पदों को 0 के बराबर रख देंगे, स्पर्शी का समीकरण आ जाएगा। कहाँ पर स्पर्शी का? मूल बिंदु पर स्पर्शी का। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। वक्र x³ + y³ + 3axy बराबर 0 के बिंदु 0 पर स्पर्शी का समीकरण। पहले दो पद देखते हैं तो 3 घात के दिखाई दे रहे हैं, अगला पद 2 घात का दिखाई दे रहा है। तो न्यूनतम घात कौन से? 2 घात वाले पद हो गए, तो उसी को 0 के बराबर लिख देते हैं। 3axy बराबर 0, दिस इम्प्लाइज xy बराबर 0। दिस इम्प्लाइज x बराबर 0 और y बराबर 0। दोनों स्पर्शियाँ हो गई।
दो दो स्पर्शियाँ हो गई। एक्स वाई बराबर जीरो आएगा तो या तो एक्स बराबर जीरो या वाई बराबर जीरो। इस कर्व में एक्स और वाई दोनों जीरो हैं तो एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो, दो स्पर्शियाँ हो गई। इस तरह से कोई भी वक्र जो मूल बिंदु से पास होता है उसके जीरो जीरो पर स्पर्शी का समीकरण लिखना हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। और एक जान पहचान वाला कर्व देखते हैं। वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 8y के बिंदु 0 0 पर स्पर्शी का समीकरण। ये कर्व भी आप पढ़ चुके हैं। कौन सा कर्व है? पैराबोला है। पैराबोला कौन सा? जो ऊपर की ओर खुला होता है, ये पैराबोला है। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। तो अगर तरीके से लिखते हैं तब तो क्या आएगा? न्यूनतम घात का पद 8y बराबर 0 कर दिया, यानी y बराबर 0 आ गया, जो कि एक्स अक्ष है। और चूंकि जान पहचान वाला कर्व है तो आप जानते हैं एक्स अक्ष इस पैराबोला को 0 0 पर स्पर्श कर रही है। तो इस तरह से आप अपन पढ़ रहे थे मानक वक्रों पर स्पर्शियाँ। तो पहले आपने सांकप के किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी लिखी। फिर आपने स्पेशल कर्व देखा x टू दी पावर m प्लस y टू दी पावर m बराबर a टू दी पावर m। उसके बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी लिखी। उसके बाद आपने ऐसे वक्रों पर स्पर्शी लिखी जो मूल बिंदु से पास होते हैं। और कहाँ? मूल बिंदु पर ही। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है, ऑब्जेक्ट टाइप में तो बेहद काम आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर। अभिलंब क्या होता है? कोई भी वक्र दे रखा है, पहले तो आपने स्पर्शी देखी, जिस बिंदु पर अभिलंब निकालना हो उसी बिंदु पर जो स्पर्शी की लंबवत रेखा है वो अभिलंब कहलाता है। ये कर्व दे रखा है आपको y बराबर एफ एक्स। इस पर कोई बिंदु P और P पर ये स्पर्शी हो गई आपके पास x1, y1। लेकिन स्पर्शी तो आप पहले लिख चुके, अब आप बात कर रहे हैं अभिलंब की। तो उस बिंदु पर स्पर्शी की लंबवत जो रेखा होती है वो अभिलंब कहलाता है। तो ये आपका अभिलंब हो गया। इस वक्र y बराबर एफ एक्स के P बिंदु पर अभिलंब कौन से है? जो ब्लैक वाली लाइन है, लिख देते हैं PN। ये PN अभिलंब है और PT क्या है? स्पर्शी है। तो किसी भी रेखा की समीकरण लिखने के लिए एक तो बिंदु होना चाहिए आपके पास उसके ऊपर, और उसकी प्रवणता होनी चाहिए। बिंदु तो दे रखा है x1 y1। स्पर्शी की प्रवणता आपको पता है, P बिंदु पर जो dy/dx का मान होगा वो स्पर्शी की प्रवणता होगी। अभिलंब उसके लंबवत है, तो अगर दो लंबवत रेखाओं में से एक की प्रवणता पता है तो दूसरे की आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं गुणनफल -1 होता है। तो P बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता क्या है? dy/dx। तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो गई? dy/dx का व्युत्क्रम विद नेगेटिव साइन। तो प्रवणता है तो उसकी सहायता से आप अभिलंब का समीकरण लिख सकते हैं। चूंकि वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्शी की प्रवणता बराबर होता है dy/dx एट पॉइंट P। स्पर्शी की प्रवणता पता है, अभिलंब उसके लंबवत है, तो अभिलंब की प्रवणता भी लिख देते हैं। तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी? dy/dx का व्युत्क्रम ऋणात्मक चिन्ह सहित, रेसिप्रोकल ऑफ dy/dx विद नेगेटिव साइन। तो इसलिए वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु कैपिटल P x1 y1 पर अभिलंब की प्रवणता स्लोप ऑफ दी नॉर्मल कितनी हो जाएगी? -1/dy/dx। उसी पॉइंट पर या आप इसको लिख सकते हैं -dx/dy एट द पॉइंट P। अब अभिलंब की प्रवणता आ गई, पॉइंट आपके पास पहले से है तो अभिलंब का समीकरण लिख देते हैं। इसलिए वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु P x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? y माइनस y1 दिस इक्वल टू -1/dy/dx, और यू कैन से dx/dy एट पॉइंट P इंटू x माइनस x1। तो ये अभिलंब का समीकरण आ गया। तो टेंजेंट की समीकरण देखिए आपने, फिर उसके बाद अभिलंब की समीकरण आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं जो कुछ आपने लिखा पहले। वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु P x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 बराबर -dx/dy एट पॉइंट P इंटू x माइनस x1। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 12, वक्र y बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 1 के बिंदु 1,6 पर अभिलंब का समीकरण लिखो। राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1,6 टू द कर्व y इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1।
तो अवलंब के लिए पॉइंट की आवश्यकता है, प्रवणता, तो प्रवणता के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। दिए वक्र y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, dy बाई dx, ये हो गया 4x प्लस 3। आपको किस पॉइंट पर लेना है, 1,6 पर, इसलिए बिंदु 1,6 पर dy बाई dx कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1 रख देते हैं, 4 इंटू 1 प्लस 3 7 आ गया। इस प्रकार दिए वक्र के बिंदु 1,6 पर अभिलंब का समीकरण y माइनस 6 बराबर -1/7 इंटू x माइनस 1, 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7y माइनस 6 इंटू 7 42, दिस इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, एक्स वाई वाली टर्म एक साइड लिख ली, x प्लस 7y इक्वल टू 43। जो वक्र दे रखा था उसके बिंदु 1,6 पर अभिलंब का समीकरण आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अवलंब के बारे में कुछ और जानकारियां देखते हैं। अवलंब से संबंधित कुछ तथ्य, पहले तो आपने अवलंब का समीकरण लिखा, वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु P x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण क्या आ गया आपके पास, y माइनस y1 बराबर 1/- dy बाई dx, यानी कि माइनस ऑफ dx ओवर dy एट द सेम पॉइंट P इंटू x माइनस x1। ये अवलंब का समीकरण है आपके पास। तो जो अपन स्पर्श रेखा में लिख रहे थे वो इसके लिए भी रिजल्ट लिख सकते हैं। अवलंब के द्वारा निर्देशीय अक्षों पर काटे गए अंतखंडों की लंबाई ले सकते हैं, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्स एच बाई द नॉर्मल, या अभिलंब पर 0, 0 से डाले गए लंब की लंबाई ले सकते हैं। तो इसमें अभिलंब वाले ज़्यादातर फॉर्मूले ऐसे यूज नहीं होते, वो टेंजेंट वाले यूज होते हैं, इसमें ऐसे कम बनते हैं क्वेश्चंस, तो अपन उसी समय कर लेते हैं। फिर भी कुछ रिजल्ट्स हैं वो अपन देखते हैं। अभी आ गया अभिलंब पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, जैसे आपने पहले लिखा था स्पर्शी पे लिखा था स्मॉल p, यहाँ अभिलंब पे p डैश लिख लेते हैं। तो p डैश बराबर क्या आएगा, आपको डायरेक्ट लर्न करना है, x1 प्लस y1 dy बाई dx अपॉन √1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इन मॉडुलस साइन। मॉडुलस साइन में इसलिए क्योंकि लंबाई है तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, आसान सा प्रूफ है तो एक बार देख लेते हैं। चूंकि अभिलंब का समीकरण क्या है वो आप जानते हैं, अभी लिखा था, दोबारा लिख देता हूँ, y माइनस y1 बराबर -1 dy बाई dx टाइम्स x माइनस x1। पदों को एक साइड ले लेते हैं, dy बाई dx इधर मल्टीप्लाई कर दिया, y इंटू dy बाई dx माइनस y1 इंटू dy बाई dx, दिस इक्वल टू माइनस x प्लस x1। x वाली टर्म इस साइड ले लिया आपने, x प्लस y इंटू dy बाई dx, और ये टर्म कांस्टेंट राइट साइड पहुंचा दी, इक्वल टू x1 प्लस y1 dy बाई dx। अब मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई तो पता है आपको, ax प्लस by बराबर c हो या ax प्लस by प्लस c हो, c बराबर 0 हो तो 0, 0 से डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है, c अपॉन √x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। तो देयरफॉर p डैश यानी अभिलंब पर 0, 0 से डाले गए लंब की लंबाई, तो कांस्टेंट टर्म में वो लिख देते हैं पहले, x1 प्लस y1 dy बाई dx अपॉन √x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग, स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये किसी भी वक्र के बिंदु x1 y1 पर जो अभिलंब है उस पर 0, 0 से डाले गए लंब की लंबाई आ गई। फॉर्मूले की तरह इसको लर्न कर सकते हैं आप, कई जगह काम आता है, इस चैप्टर में भी आएगा, कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह कर रहे होते हैं वहाँ भी काम आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर जो अपन बात कर रहे थे, अभिलंब द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतखंड इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्स एच बाई द नॉर्मल लाइन। तो फिर वही लिख लेते हैं, अभिलंब का समीकरण अपने पास है, वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु P x1, y1 पर अभिलंब का समीकरण अभी लिखी थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको, y माइनस y1 इंटू dy बाई dx, और राइट साइड में था माइनस तो उसको इस साइड ले आए आप, x माइनस x1 बराबर 0, और इसको थोड़ा मैनेज कर देते हैं, x
प्लस बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ब्रैकेट x1 प्लस बाई वन डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब आपको पता है x अक्ष का समीकरण तो क्या होता है, y बराबर 0। अब इसमें अगर y बराबर 0 लिख देंगे तो जो x का मान आएगा वो ये x अक्ष पे इंटरसेप्ट आ जाएगा। जैसे अगर देखें ये वक्र दे रखा है आपको y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स के बिंदु P x1 y1 पर ये PT ये तो टेंजेंट दे रखी है और ये आपका PQ ये नॉर्मल हो गया। x एक्सिस को तो मिल रहा है ये Q पॉइंट पर और y एक्सिस को मिल रहा है ये R पर। तो अभिलंब के द्वारा x अक्ष से काटा गया अंतःखंड तो कौन सा होगा, OQ, और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड कौन सा होगा, OR। तो x अक्ष की समीकरण क्या होती है, y बराबर 0 और y अक्ष की समीकरण क्या होती है, x बराबर 0। तो जो अभिलंब का समीकरण है उसमें अपन क्या रख देते हैं, y बराबर 0 रख देते हैं। अभिलंब के समीकरण और x अक्ष यानी y बराबर 0 को हल करने पर, सॉल्व करने पर, तो हल करने पर क्या करेंगे आप, उसमें y बराबर 0 रख देते हैं। y बराबर 0 रख देंगे, जो x कोऑर्डिनेट का मान आएगा वही q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा और जो q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा वो OQ की लंबाई होगी। तो देखो y बराबर 0 रखते हैं इसमें, यहाँ y बराबर 0 रख दिया, y बराबर 0 लिख दिया तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म उधर पहुँच गई, x1 प्लस y1 डी वाई बाई डी एक्स। q के कोऑर्डिनेट आ गए x1 प्लस y1 डी वाई बाई डी एक्स कॉमा 0। तो देयरफॉर OQ लेंथ आ गई आपके पास x1 प्लस y1 डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ आपने मॉडुलस लगा दिया है, सिर्फ लंबाई की बात हो रही है ये, और अगर लंबाई नहीं लगाएंगे तो वो अभिलंब को बताएगा। अभिलंब चिन्ह सहित आता है, अगर पॉजिटिव आ गया तो ओरिजिन के राइट साइड में और नेगेटिव आ गया तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में। तो ये वक्र y बराबर एफ एक्स के x1 y1 बिंदु पर खींचे अभिलंब द्वारा x अक्ष पर काटे अंतःखंड की लंबाई आ गई। अब y अक्ष के साथ देखते हैं, y अक्ष पर अभिलंब, तो y अक्ष का समीकरण क्या है, x बराबर 0, तो उसमें x बराबर 0 रख देते हैं। अब यहाँ x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, देखो इसमें x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x 0 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, इस टर्म को तो उस साइड ले गए और डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर दिया, तो वो आ जाएगा y1 प्लस x1 इंटू डी एक्स ओवर डी वाई। तो ये इस तरह से r के निर्देशांक आ जाएंगे, तो इसको लिख देते हैं फिर। और OR अपने पास आ गया वहाँ y1 प्लस x1 इंटू डी एक्स ओवर डी वाई। तो ये अभिलंब के द्वारा OR y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई आ गई। तो अभिलंब में बहुत ज़रूरी नहीं होता है, इनको अपन ज़्यादा याद नहीं करते हैं, हाँ टेंजेंट में अपन ज़रूर याद करके रखते हैं। तो ये अभिलंब के साथ भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, उन्हीं रिजल्ट को दोबारा लिख दिया है। वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु P x1 y1 पर खींचे अभिलंब द्वारा x अक्ष से काटे गए अंतःखंड की लंबाई, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन x एक्सिस बाय द नॉर्मल एट पॉइंट P टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्सिस x1 प्लस y1 डी वाई बाई डी एक्स। और y अक्ष से काटे गए अंतःखंड की लंबाई वो भी देख लेते हैं, वही सेम रिजल्ट आ गया। फिर वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु P x1 y1 पर खींचे अभिलंब द्वारा y अक्ष से काटे गए अंतःखंड की लंबाई, अगेन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन y एक्सिस बाय द नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्सिस। जो भी आपने कैलकुलेट किया था वही आ गया, y1 प्लस x1 डी एक्स ओवर डी वाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लेते हैं दो वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, इसके दो वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण का अर्थ क्या है। कोई भी दो कर्व दे रखे हैं, एक कर्व ये रहा और एक कर्व ये रहा। ये है y बराबर f1x और दूसरा कर्व है y बराबर f2x। जिस पॉइंट पर दोनों कर्व एक दूसरे को मिलते हैं,
जिस पॉइंट पर दोनों कर्व एक दूसरे को मिलते हैं उस बिंदु पर दोनों वक्रों के ऊपर स्पर्शियां खींच लेते हैं, और स्पर्शियों के बीच में जो एंगल होता है वही वक्र के बीच में एंगल कहलाता है। ये दो स्पर्शियां, दो कर्व दे रखे हैं आपको, y बराबर f1x और y बराबर f2x, दोनों P बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। P बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो P बिंदु पर दोनों वक्रों पर स्पर्शियां लिख ली आपने, और स्पर्शियों के बीच जो कोण होगा वही वक्रों के मध्य कोण होगा। स्पर्शियां क्या है? स्पर्शियां तो रेखाएं हैं, और दो रेखाओं के बीच में एंगल तो आप जानते हैं। अगर जैसे पहले वक्र पर स्पर्शिया उसकी प्रवणता m1 है और दूसरे वक्र पर स्पर्शिया उसकी प्रवणता m2 है, तो आप जानते हैं दो रेखाओं के मध्य कोण अगर थीटा हो और उनकी प्रवणताएं m1 m2 हो तो टेंजेंट थीटा बराबर होता है आपके पास m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हमेशा छोटा एंगल लेते हैं तो मॉडुलस के अंदर और लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ m1 बराबर पता है आपको, m1 पहले वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता है, तो m1 बराबर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट कर्व, और m2 क्या आएगा, m2 आएगा dy बाई डी एक्स फ्रॉम सेकेंड कर्व। यानी दोनों वक्रों पर जो स्पर्शियाँ हैं उनकी प्रवणताएं आपको पास हैं। स्पर्शियों की प्रवणताएं तो एंगल निकाल सकते हैं, तो वही लिख देते हैं अपन। दिए वक्रों के बिंदु P x1, y1 पर प्रतिच्छेदन कोण एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा हो, तब if angle between the curves at their point of intersection P x1 y1 is theta, then tangent theta equal to, जो भी फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया आपने उसी को अप्लाई कर देते हैं, dy बाई डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट कर्व माइनस dy बाई डी एक्स फ्रॉम सेकेंड कर्व अपॉन 1 प्लस dy बाई डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट कर्व इंटू dy बाई डी एक्स फ्रॉम सेकेंड कर्व। ये है, यानी कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वाला जो फॉर्मूला था वो अप्लाई कर दिया। m1 के लिए पहले कर्व की प्रवणता लिख दी, पहले कर्व पर स्पर्शी की प्रवणता लिख दी, m2 के लिए दूसरे कर्व पर स्पर्शी की प्रवणता लिख दी, ये आ गया। और अगर ये थीटा 90 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तब आप जानते हैं अगर दो रेखाएं लंबवत हों तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट कर्व इंटू dy बाई डी एक्स फ्रॉम सेकेंड कर्व एट द पॉइंट P इक्वल टू -1। ये P पॉइंट पर ही लेना है, और जब दोनों कर्व एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वो कहलाते हैं ऑर्थोगोनल कर्व, लंबकोणिक कर्व। इस स्थिति में प्रतिच्छेदन समकोणिक प्रतिच्छेदन कहलाता है और वक्र समकोणिक वक्र कहलाते हैं। समकोणिक प्रतिच्छेदन ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन और वक्र समकोणिक ऑर्थोगोनल कर्व्स कहलाते हैं। अगर कई बार आपसे कंडीशन निकलवा लें, दो कर्व दे दें, आपके कहते हैं कि प्रूफ करो ये या फाइंड द कंडीशन दैट दीज कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, तो आप क्या करेंगे, दोनों के dy बाई डी एक्स निकालेंगे, जो भी जनरल पॉइंट होगा या पॉइंट दे रखा होगा, और दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर रख देंगे, तो जो कंडीशन आ जाएगी वही ऑर्थोगोनल कर्व की होगी। तो दोबारा से देख लेते हैं एक बार। आपको दो वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण पता करना था। सपोज कर्व दे रखे हैं y बराबर f1x और y बराबर f2x, तो जिस बिंदु पर वो इंटरसेक्ट करते हैं उस बिंदु पर उनकी स्पर्शियों के मध्य जो कोण होता है वही वक्र के मध्य कोण कहलाता है। और स्पर्शियों के बीच में एंगल निकालना जानते हैं आप। स्पर्शियाँ क्या हैं, रेखाएं हैं, और रेखाएं हैं तो अगर रेखाओं की प्रवणता दे रखी हो तो कोण निकाल लेते हैं। तो आपने दोनों कर्वों का प्रतिच्छेद बिंदु P लिया, P पर पहले वक्र की स्पर्श ली और दूसरे वक्र की स्पर्श ली, दोनों की प्रवणताएं आपके पास आ गई। पहले वक्र की प्रवणता dy बाई डी एक्स और दूसरे वक्र की प्रवणता dy बाई डी एक्स उस वक्र पर। फिर आपने टेंजेंट थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 में m1 और m2 की वैल्यू रख दी, उससे टेंजेंट थीटा आ गया। हाँ, अगर ये 90 डिग्री हो, दोनों वक्रों के बीच में कोण 90 डिग्री हो, तो अपन को बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व, समकोणिक वक्र। उस स्थिति में क्या होता है, m1 m2 बराबर -1 होता है। यहाँ dy बाई डी एक्स
पहले कर्व की इंटू dy बाई डी एक्स, दूसरे कर्व से दोनों का गुणनफल -1 हो गया। अब इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। वक्रों y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर तथा y बराबर एक्स स्क्वायर के मध्य प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करो। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए उनका। तो पहले तो अपन देखते हैं दोनों कर्व कहाँ मिलते हैं, तो दोनों के इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। कई बार तो ऐसा होता है अपन डायरेक्ट देख के ही पता कर लेते हैं कहाँ मिल रहे हैं, नहीं पता पड़ता है तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले दिए वक्रों को हल करते हैं। दिए वक्रों की समीकरण को हल करने की प्रक्रिया में क्या किया आपने, y की वैल्यू एक जगह से दूसरे स्थान पर रख दी। तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, यहाँ लिख दिया आपने। एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर बराबर 4, एक्स स्क्वायर बराबर 2, यानी कि x बराबर आ गया आपके पास प्लस माइनस √2। और x का मान रखेंगे आप किसी भी कर्व में रख दो इसमें, तो y बराबर क्या आ गया 2। तो देयरफॉर दिए वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गए, x तो आ गया आपका प्लस माइनस √2 और y आ गया आपके पास 2। तो इस बिंदु पर अपन दो बिंदु आ गए, तो दोनों में से किसी एक ही बिंदु पर निकाल लेते हैं पहले, फिर ज़रूरत होगी तो दूसरे पर भी निकाल सकते हैं। तो जो कर्व दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं आप। दिए वक्र y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नंबर 1, और y बराबर एक्स स्क्वायर, ये नंबर 2। इनका प्रतिच्छेद बिंदु, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनके प्रतिच्छेद बिंदु उनको नाम दे दिया आपने √2, 2 और q माइनस √2, 2। ये इनके प्रतिच्छेद बिंदु आ गए। तो आप dy बाई डी एक्स निकाल लें। पहले बिंदु P पर देखते हैं। अब समीकरण 1 से दोनों वक्र हैं, दोनों से dy बाई डी एक्स लेने पड़ेंगे आपको। तो समीकरण 1 से लिखा आपने dy बाई डी एक्स, ये आ गया -2x, और समीकरण 2 से dy बाई डी एक्स, ये आ गया आपके पास 2x। तो P पॉइंट पर ले लेते हैं आप। बिंदु P √2, 2 पर पहले कर्व से देखा आपने dy बाई डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट कर्व एट पॉइंट P, x बराबर √2 रख देते हैं, तो कितना आ गया ये -2 √2। और सेकेंड कर्व पर देखते हैं dy बाई डी एक्स फ्रॉम सेकेंड कर्व, वहाँ कितना है 2x है, x बराबर √2 है, तो वो लिख दिया आपने 2 √2। इसलिए बिंदु P पर, बिंदु P कौन सा है, √2, 2 पर प्रतिच्छेदन कोण, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा मान लें उसको, तो कैसे दिया जाएगा, टेंजेंट थीटा बराबर वो आता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो आपने पॉजिटिव वाले को m1 ले लेते हैं, 2 √2 माइनस -2 √2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 2 √2 इंटू -2 √2, कितना हो गया, ऊपर तो 4 √2 हो गया और नीचे 4 √2 नीचे हो गया 1 -8 -7। तो दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर tan इनवर्स। अब एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता तो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, वो आ गया 4 √2 अपॉन 7। नेगेटिव साइन आ गया है तो डायरेक्शन की वजह से कई बार आप नीचे से ऊपर मेजर करते हैं तो पॉजिटिव, ऊपर से नीचे मेजर करते हैं तब नेगेटिव। तो दिए वक्रों के मध्य एंगल ऑफ इंटरसेक्शन tan इनवर्स 4 √2 अपॉन 7 आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। वक्रों y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4by के मूल बिंदु पर प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करो। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by एट ओरिजिन। आप जानते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, उनकी स्पर्शियों के मध्य में। तो अगर 0, 0 पर इनकी स्पर्शियाँ आपको पता हो तो लिख सकते हैं। ये स्पर्शियाँ तो आपने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। y स्क्वायर बराबर 4ax के 0, 0 पर स्पर्शी, 0, 0 पर स्पर्शी क्या है, 0, 0 पर स्पर्शी हो गई x बराबर 0, और इसके 0, 0 पर स्पर्शी y बराबर 0। x बराबर 0 तो बाई एक्स होती है और y बराबर 0 x अक्ष होती है, और अक्षों के बीच में तो एंगल आप जानते हैं, कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ये और ये दोनों ही ओरिजिन से पास होते हैं। पहला वाला वक्र जो पैराबोला है उसके 0, 0 पर स्पर्शी x बराबर 0 हो गई जो कि बाई एक्स है, और दूसरे कर्व के 0, 0 पर स्पर्शी y बराबर 0 हो गई जो कि x अक्ष है, और इनके बीच में कोण क्या है,
π/2 होता है तो π/2 हो गया। स्पष्टतया दिए वक्रों के मध्य कोण बराबर हो गया निर्देशीय अक्षों के मध्य कोण, कोऑर्डिनेट एक्सिस के मध्य कोण 0 0 पर ही है ये, तो वो तो आप जानते हैं, तो सीधा 90 डिग्री, या आप कह सकते हैं रेडियन में लिखना चाहेंगे तो π/2 रेडियन, तो उनके बीच में कोण ही आ गया। इस पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब दे दिए आपको दो कर्व दे दिए, एक्स वाई बराबर a² और x² प्लस y² बराबर 2a²। पढ़ लेते हैं। वक्रों एक्स वाई बराबर 0 तथा x² प्लस y² बराबर 2a² के मध्य प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करो। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स एक्स वाई इक्वल टू a² एंड x² प्लस y² इक्वल टू 2a²। तो पहले तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें। एट ओरिजिन ये गलत लिख दिया, ये नहीं आएगा क्योंकि दोनों ओरिजिन पर नहीं, ओरिजिन से ये तो पास ही नहीं होता, पहले वाला कर्व तो पास होता है। हाँ, तो फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स एक्स वाई इक्वल टू a² एंड x² प्लस y² इक्वल टू 2a²। तो पहले तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें, आप सॉल्व कर सकते। बाकी इंस्पेक्शन से दिखाई दे रहा है, निरीक्षण के द्वारा दिखाई दे रहा है। a, से ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और a, से ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। दिए वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु, दिए वक्रों एक्स वाई बराबर a² और x² प्लस y² बराबर 2a² के प्रतिच्छेद बिंदु आप सॉल्व भी कर सकते हैं। a, और q -a, दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। और जिन लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पता है तो ये तो आपका सर्किल है, केंद्र 0 0 पर है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो फिगर की यहाँ बात नहीं करेंगे, सिर्फ उसी तरह से कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब a, पर जो एंगल आएगा वही -a, पर आएगा, क्योंकि x और y को आपस में बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित हैं कर्व, तो सिर्फ एक ही बिंदु पर निकाल लेंगे, जो एंगल आएगा वही एंगल दूसरे बिंदु पर आएगा। तो इस बिंदु पर अपन दोनों कर्व से dy/dx लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। वक्र एक्स वाई बराबर a² या y बराबर a² अपॉन x से dy/dx कितना आ गया -a² अपॉन x², और वक्र x² प्लस y² बराबर 2a², इससे लेते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर dy/dx की आवश्यकता होती है, तो वही लिख रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो गया 2x प्लस 2y dy/dx बराबर 0, यानी कि dy/dx आपके पास हो गया -x अपॉन y। अब दोनों वक्रों के बिंदु a, पर लेते हैं। अब बिंदु P a, पर पहले कर्व से dy/dx देखते हैं। dy/dx फ्रॉम फर्स्ट कर्व एट पॉइंट P, तो वहाँ x बराबर a लिख दिया आपने, -a² अपॉन a² -1 आ गया, और dy/dx फ्रॉम सेकेंड कर्व -a अपॉन a, ये भी -1 आ गया। ये तो दोनों स्पर्शियों की प्रवणता समान हो गई, दोनों स्पर्शियों की प्रवणता समान है तो दो समांतर हो गई, और यहाँ तो टच कर रहे हैं तो एक ही स्पर्श रेखा हो गई। तो इसलिए दिए वक्र बिंदु P a, पर परस्पर स्पर्श करते हैं, दे टच ईच अदर। जिन लोगों को वक्र का आइडिया है तो वो फिगर आप अगर ड्रॉ करेंगे, वैसे ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ये सर्किल तो इस तरह से बनेगा और हाइपरबोला इस तरह से होगा। ये वाला पॉइंट होगा P a, और ये वाला पॉइंट होगा Q -a, देख सकते हैं दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। बाकी ये फिगर क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मैंने बना दिया है क्योंकि फिगर आप दोनों ही कर्व जानते हैं। x² प्लस y² बराबर 2a² सर्किल होता है, और xy बराबर a² रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो दोनों इस तरह से टच कर रहे हैं, यानी कि अगर जिन लोगों को कर्व का आइडिया है, ध्यान है, तो वो डायरेक्ट वैसे ही लिख सकते थे कि दोनों टच करते हैं, इसलिए उनके मध्य कोण कितना हो गया 0 डिग्री। यहाँ अगर स्पर्शी ड्रॉ करेंगे, ए पॉइंट पर स्पर्शी देखते हैं तो ये रही, यही स्पर्शी एक्स अक्ष की है, और यही स्पर्शी सर्किल पर है, और यही स्पर्शी हाइपरबोला पर। दोनों पर स्पर्शियाँ समान है, और दोनों, इसलिए दोनों के बीच में कोण कितना हो गया
0 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट, स्पर्शिका, अभिलंब, अधस्पर्शी और अधोलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो पहले तो देखें ये है क्या, स्पर्शी की लंबाई से क्या मतलब है, अधस्पर्शी क्या होती है और उसकी लंबाई से क्या मतलब है, नॉर्मल की लंबाई कौन सी है या सब नॉर्मल कौन सा है। तो पहले तो ये देखते हैं, फिर उसके बाद इनकी लंबाई की बात करेंगे। माना दिया वक्र y बराबर fx है। अब इस वक्र को अपन ड्रॉ कर लेते हैं और इस पर एक पॉइंट दे रखा है px1, y1। ये p पॉइंट है अपने पास x1, y1। इस वक्र के बिंदु px1, y1 पर आपने स्पर्शी ली और वो x अक्ष को कहाँ मिल गई, वो t पॉइंट पर मिल रही है। दोबारा से वक्र y बराबर fx, उसके ऊपर पॉइंट p पर स्पर्शी ड्रॉ किया आपने, वो स्पर्शी x एक्सिस को t पॉइंट पर मिल रही है। अब p पॉइंट पर अवलंब लेते हैं, ये अवलंब हो गया। अवलंब x एक्सिस को कहाँ मिलता है, q पॉइंट पर। तो दोबारा से अपने पास क्या था, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो p है, p और t के मध्य की जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाती है। p पॉइंट पर नॉर्मल x एक्सिस को q पर मिलता है, तो p और q के मध्य की जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाएगी। p और t के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट, p और q के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल। और p पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। सपोज ये n पॉइंट पर आ गया, pn क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट p टू x एक्सिस। अब जो tn है, tn क्या है, टेंजेंट का प्रोजेक्शन, स्पर्शी का प्रक्षेप x अक्ष पर, ये सब टेंजेंट कहलाती है। सब टेंजेंट यानी कि अधस्पर्शी। और जो PQ का प्रक्षेप है x अक्ष पर, NQ, ये अधोलंब कहलाता है। तो दोबारा से जो PT लेंथ है वो स्पर्शी में यहाँ लिख देता हूँ, PT क्या है अपने पास, स्पर्शी, टेंजेंट। PQ क्या है अपने पास, अभिलंब। P बिंदु पर अवलंब खींचा, x एक्सिस को Q पर मिल गया, तो P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाती है, अभिलंब की लंबाई कहलाती है। ये लंबाई लिख रहे हैं यहाँ, समीकरण की बात नहीं हो रही है, समीकरण आप पहले देख चुके। फिर PQ का x अक्ष पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन x एक्सिस, यानी TN, वो सब टेंजेंट कहलाती है, अधस्पर्शी कहलाती है। TN अधस्पर्शी, सब टेंजेंट। और फिर आपने लिखा NQ क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन x एक्सिस, अभिलंब का x अक्ष पर प्रक्षेप, ये अधोलंब हो गया, सब नॉर्मल हो गया। अब इन सभी की लंबाई निकालनी है। आपके पास क्या दे रखा है, वक्र y बराबर fx है और उस पर एक पॉइंट p दे रखा है। अब मान लेते हैं कि माना टेंजेंट x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से साई एंगल बनाती है। साई एंगल बनाती है तो इसकी प्रवणता क्या हो गई, टेंजेंट साई। लेकिन स्पर्शी की प्रवणता तो आप जानते हैं dy/dx होती है, तो बस इसी को लिख देते हैं। तो यहाँ dy/dx एट पॉइंट P दिस इक्वल टू टेंजेंट साई। तो बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को काम में लेके सारी लंबाइयाँ अपन लिख देते हैं। तो सबसे पहले अपन, अच्छा ये साई है, पहले इस फिगर से कुछ रिजल्ट ले लेते हैं। ये आपको ट्राइंगल PTN में, त्रिभुज PTN में देखते हैं, आपको PT निकालना होगा। तो PT ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो लेते हैं जिसमें PT आ जाए और PN भी आ जाए, तो अपन साइन साई ले लिया। साइन साई बराबर हो गया PN/PT, और इसी में टेंजेंट साई ले लिया। टेंजेंट साई बराबर क्या हो गया, टेंजेंट साई लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो हो गया PN/TN। और इसके साथ साथ अपन दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, त्रिभुज PNQ ट्राइंगल लेते हैं। अच्छा देखिए, ये एंगल साई है, ये 90 था तो ये 90 माइनस साई हो गया, तो फिर ये वाला एंगल भी क्या है, साई हो गया। और अलग से भी देख सकते हैं, जो कोण दो रेखाओं के मध्य होता है वही दोनों पे डाले गए लंबों के मध्य होता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो ये PT और x एक्सिस के बीच में एंगल साई है। PT पर नॉर्मल हो गया PQ और x एक्सिस पर नॉर्मल हो गया PN, तो इनके बीच में एंगल ये भी साई है। दोबारा से, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। जो कोण दो रेखाओं के मध्य होता है वही दोनों पे डाले गए लंबों के मध्य होता है। तो ये कोण साई है, तो ये भी साई आ गया। अब इस त्रिभुज में देखते हैं PNQ में। तो PNQ में देखें आप, कॉस साई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा है, PN, और कर्ण कौन सा हो गया, PQ।
और टेंजेंट साई लिख दिए यहाँ पर। टेंजेंट साई कितना हो जाएगा फिर एन क्यू अपॉन पी एन। तो बस अब इसी फिगर की सहायता से और जो आपने लिख लिया है उनकी सहायता से अपन सभी की लंबाई लिख सकते हैं। अब लंबाई लेते हैं। अब स्पर्शी यानी कि टेंजेंट क्या था वहाँ पी टी। अब पी टी उस फिगर में देखते हैं आप। पी टी यहाँ से देखें, पी टी क्या है पी एन अपॉन साइन साई, या कह सकते हैं पी एन कोसेक साई। और पी एन क्या है, पी के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो पी एन डिस्टेंस तो y1 है। p1 डिस्टेंस किसके बराबर है, y1 के बराबर है। हाँ तो अब देखते हैं फिर पी टी एन में पी टी बराबर हो गया पी एन अपॉन साइन साई, वही लिखना था आपको तो वही अपन लिख देते हैं वहाँ पी एन अपॉन साइन साई। तो देयरफॉर पी एन वो तो y1 हो गया और साइन साई क्या हो गया कोसेक साई हो गया। तो ये स्पर्शी की लंबाई आ गई आपके। लेंथ ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाई y1 कोसेक साई। लेकिन साई कहाँ से लाएंगे, अपने पास तो वो है टेंजेंट साई बराबर डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो इसको अपन कोसेक साई को डी वाई बाई डी एक्स में बदल देते हैं। सिंस कोसेक साई होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर साई, और कॉट साई होता है अपने पास 1 अपॉन टेन साई, तो 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। टेन स्क्वायर साई को एलसीएम ले लिया तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, और अंडर रूट से नीचे आ गया ये टेन साई। ये कोसेक साई को किसकी टर्म में लिख लिया आपने, टेन साई की पदों में लिख लिया। और टेन साई आप जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, तो इसलिए यहाँ कितना हो गया ये अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ये आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई, यानी वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी की लंबाई y1 कोसेक साई, और फिर ये आप लर्न करके रखेंगे y1 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अब नॉर्मल की बात करते हैं, अभिलंब की बात करते हैं। अभिलंब नॉर्मल क्या था वहाँ पी क्यू था, तो फिर उसी फिगर को देखते हैं। पी क्यू आपके पास ये रहा, यहाँ देखें कॉस साई बराबर पी एन अपॉन पी क्यू, तो पी क्यू बराबर क्या हो गया पी एन अपॉन कॉस साई, तो यही लिख देते हैं पी क्यू बराबर पी एन अपॉन कॉस साई। पी एन आपके पास किसके बराबर था y1 के बराबर, और 1 अपॉन कॉस साई यानी कि सेक ऑफ साई, तो पी एन सेक ऑफ साई आ गया। सेक ऑफ साई को फिर टेन ऑफ एंगल में बदल देते हैं। सेक ऑफ साई क्या होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, और टेन साई किसके बराबर है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स के बराबर, तो हो गया अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया। तो यही लिख देते हैं y1 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ नॉर्मल आ गई। अभिलंब यानी वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु x1 y1 पर अभिलंब की लंबाई y1 सेक ऑफ साई, और सेक ऑफ साई को टेंजेंट साई में लिखा, टेंजेंट साई डी वाई बाई डी एक्स है, तो y1 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट इन पर क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब आप लेते हैं सब टेंजेंट और फिर लास्ट में सब नॉर्मल। अधेय स्पर्शी सब टेंजेंट क्या था अपने पास टी एन थी। फिर देखते हैं फिगर में टी एन स्पर्शी का एक्स अक्ष पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस, वो टी एन हो गया। टी एन यहाँ देख सकते हैं टेंजेंट साई बराबर आ रहा है पी एन अपॉन टी एन, तो टी एन बराबर हो गया पी एन अपॉन टेंजेंट साई, पी एन अपॉन टेंजेंट साई, या इसको लिख सकते हैं आप y1 कॉट ऑफ साई, और टेंजेंट साई डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है तो वो लिख देते हैं फिर y1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपके पास अधेय स्पर्शी की लंबाई आ गई, सब टेंजेंट की लेंथ आ गई। ये सारे आपको फॉर्मूले की तरह लर्न करने। फिर लास्ट में बचता है आपके पास अधोलंब सब नॉर्मल, ये क्या था अपने पास एन क्यू। फिर फिगर देखते हैं एन क्यू अभिलंब का एक्स अक्ष पर प्रक्षेप एन क्यू है, प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस एन क्यू यहाँ देखते हैं टेंजेंट साई बराबर एन क्यू अपॉन पी एन, तो एन क्यू बराबर हो गया पी एन टेंजेंट साई, पी एन टेंजेंट साई, यानी कि ये हो गया y1 टेंजेंट साई, और टेंजेंट साई को लिख सकते हैं आप डी वाई बाई डी एक्स
तो हो गया बाई वन इंटू डी वाई बाई डी ए। तो ये आपके पास सब नॉर्मल अधोलंब की लंबाई का फॉर्मूला आ गया। तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करके रखने हैं। इन सबको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं अपन, एक बार और देख लें। आपने पहले कर्व बना दिया y बराबर एफ एक्स, उसके p पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी pt और p पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया pq और p बिंदु से x अक्ष पर प्रोजेक्शन डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया pn। तो जो pt लेंथ है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाती है, pq लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाती है, स्पर्शी का x अक्ष पर प्रक्षेप अधेय स्पर्शी tn सब टेंजेंट और अभिलंब का x अक्ष पर प्रक्षेप सब नॉर्मल nq। ये था। इन सब की लंबाई आपने दो ट्राइंगल दिख रहे थे, साई एंगल था आपके पास, तो आपने ट्राइंगल में ट्रिगोनोमेट्री के रेशो अप्लाई किए और उससे pq pt tn और nq की लेंथ लिख दी। इन सबको एक बार दोबारा पढ़ लेते। स्पर्शरेखा, अभिलंब, अधेय स्पर्शी और अधोलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु p x1 y1 पर स्पर्शी pt की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट pt एट पॉइंट p टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन बाई 1 कोसेक साई। अभी आपने प्रूव किया था। और कोसेक साई को फिर आपने टेंजेंट साई के टर्म में लिखा, टेंजेंट साई को डी बाई बाई डी एक्स लिख दिया, तो ये आ गया बाई 1 अंडर रूट 1 प्लस डी बाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी बाई बाई डी एक्स। चूँकि लेंथ होती है तो हमेशा आप इनको मॉडुलर साइन के अंदर लिखते हैं। ये आपके पास पी टी लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई। अब उसके बाद अभिलंब वाला देखते हैं। फिर वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु p x1 y1 पर अधेय स्पर्शी tn की लंबाई, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट tn एट पॉइंट p x1 y1 टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज बाई 1 कोट ऑफ साई और यू कैन से बाई 1 अपॉन डी बाई बाई डी एक्स। तो ये आ गया। इसी तरह से फिर आगे नॉर्मल वाली लेते हैं। वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु p x1 y1 पर अभिलंब pq की लंबाई, लेंथ ऑफ नॉर्मल pq एट पॉइंट p x1 y1 टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन बाई y इक्वल टू सेक ऑफ साई दिस इक्वल टू बाई 1 इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी बाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। जिस बिंदु पर कैलकुलेट करना होता है उसी बिंदु पर आप वो डी बाई बाई डी एक्स निकालते हैं। मॉडुलस लगा देता हूँ साथ साथ। फिर लेते हैं आप सब नॉर्मल। वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु p x1 y1 पर अधोलंब nq की लंबाई, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल nq एट पॉइंट x1 y1 एट पॉइंट p x1 y1 टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स is given by 1 tangent psi this equal to by 1 dy by dx। लेंथ की बात है तो वही मॉडुलस। अब इस पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वक्र x बराबर a ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा कॉमा y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा के बिंदु थीटा पर स्पर्शी, अभिलंब, अधेय स्पर्शी एवं अधोलंब की लंबाई ज्ञात करो। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल एट पॉइंट थीटा टू द कर्व x इक्वल टू a ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा कॉमा बाई इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले वही डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको। तो डी वाई बाई डी एक्स ले लेते हैं दिए वक्र से। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा देखा आपने a इंटू ब्रैकेट में हो गया 0 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा और नीचे आ गया a थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, हाफ एंगल में चेंज कर दिया। साइन थीटा को हाफ एंगल में लिख देंगे आप 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और नीचे लिखा आपने 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल। तो डी वाई बाई डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया अपने पास, tan थीटा बाई 2 आ गया। डी वाई बाई डी एक्स आ गया। फॉर्मूले सारे आपके पास हैं तो अब लिख सकते हैं। फिर स्पर्शी टेंजेंट क्या था, टेंजेंट की लंबाई एक बार मैं फॉर्मूला दोबारा से लिख देता हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाई 1 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स ये होता था। तो इसलिए लेंथ ऑफ टेंजेंट अपने कर्व जो थीटा पॉइंट पर पूछा है वहाँ बाई 1 क्या था, बाई कोऑर्डिनेट वो दे रखा है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स था आपके पास tan थीटा बाई 2 तो ये आ गया और नीचे भी डी वाई बाई डी एक्स तो वो tan थीटा बाई 2। अब 1 माइनस कॉस थीटा को फिर हाफ एंगल में चेंज कर दिया। a
इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 वो सेक थीटा बाई 2 हो गया। नीचे लिखा है टेन थीटा बाई 2, तो टेन थीटा बाई 2 को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये ऊपर न्यूमरेटर में आ गया, अंश में आ गया। सेक थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गए, साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट स्पर्शी की लंबाई कितना हो गया अपने पास, ये आ गया आपके पास 2a साइन थीटा बाई 2, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, बाकी ये सही है। तो पहले टेंजेंट की लेंथ हो गई, फिर लेंथ ऑफ नॉर्मल लिखते हैं, अभिलंब नॉर्मल। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था बाई 1 अंडर रूट 1 प्लस डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर इसको हाफ एंगल में चेंज कर दिया, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 सेक थीटा बाई 2 हो गया। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ नॉर्मल आ गया। और सॉल्व करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 2a साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2। दोनों ही आंसर सही हैं, किसी को भी लिख सकते हैं आप। ये आपका अभिलंब की लंबाई आ गई। फिर लेते हैं आप सब टेंजेंट अधेय स्पर्शी। सब टेंजेंट क्या था अपने पास, बाई अपॉन डी बाई डी एक्स। तो बाई तो कितना है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और डी बाई डी एक्स कितना था अपने पास टेंजेंट थीटा बाई 2। हाफ एंगल में चेंज कर दिया, फिर आपने a 1 माइनस कॉस थीटा को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे हो गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 ऊपर ले गए, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया एक। फिर आ गया a इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, वो साइन थीटा बन गया, तो a साइन थीटा हो गया। ये आपके पास सब टेंजेंट आ गई। फिर आप लेते हैं सब नॉर्मल अधोलंब। सब नॉर्मल ये होता है बाई इंटू डी बाई डी एक्स। तो बाई क्या था अपने पास a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और डी बाई डी एक्स क्या था टेंजेंट थीटा बाई 2। तो बस यही आंसर आ गया। और सॉल्व कर देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू ये हो गया साइन थीटा बाई 2 अपन ऐसे ही रहने देते हैं टेन थीटा बाई 2। तो बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट रहा। कोई भी कर्व दे रखा हो उसको, उसके पास आप क्या करेंगे डी बाई डी एक्स निकालेंगे और जो फॉर्मूले दे रखे हैं उन फॉर्मूलों में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस तरह से टेंजेंट नॉर्मल में जो भी कॉन्सेप्ट हो वो सब बताने की कोशिश की है आपको। सारे फॉर्मूले हो गए और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे या पहले और टॉपिक पढ़ लेते हैं। मोनोटोनिसिटी है, एक दिशता है, मैक्सिमा मिनिमा है, तो वो कर लेंगे। फिर एक साथ या कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद और थ्योरी करके फिर क्वेश्चन कर लेंगे, फिर फाइनली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को नमस्कार।